बीजगणित की चर्चा से पहले मैं आपको एक महान दर्शन शास्त्री का वक्तव्य बताना चाहूंगा जिनका नाम था गैलीलियो गैलीले। क्योंकि उनका यह कथन सार है बीजगणित का और वास्तव में देखें तो पूरे गणित का। उन्होंने कहा था कि दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी ब्रह्मांड या संसार रूपी किताब में हमारे सामने ही है, परंतु हम तब तक इसे नहीं समझ सकते जब तक हम इसकी भाषा को ना जानें और जिन प्रतीकों में ये लिखी है उन्हें ना समझें। ये पुस्तक गणित की भाषा में लिखी गई है जिसको जाने बिना आप अंधेरी भूल भुलैया में भटकते रहेंगे। बहुत नाटकीय किंतु गहरी बात, और यही गणित पर भी लागू है। और हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम बीज गणित की गहराई में जाएंगे और जानकारियां तलाशना शुरू करेंगे तो हमें ऐसी गूढ़ जानकारियां प्राप्त होंगी कि वास्तव में संसार की रचना कैसे हुई। निसंदेह ये विचार लागू किए जा सकते हैं अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भौतिकी और रसायन विज्ञान आदि पर भी, परंतु इन विचारों का मूल भाव समान है और हमारे अनुप्रयोगों या इस्तेमाल से ये अधिक मूलभूत हैं, विशुद्ध हैं। मेरा क्या अर्थ है, आइए देखते हैं। हमने शुरुआत की इस बात से कि इस ब्रह्मांड की रचना की भाषा गणित की भाषा है, लेकिन यहां हम एक सरल विचार लेते हैं और हम ये खोजेंगे और देखेंगे कि किसी विचार का संबंध संसार के विभिन्न क्षेत्रों से कैसे हो सकता है। मान लीजिए हम एक दुकान में हैं, हमें कुछ खरीदना है और सेल लगी हुई है, और वो भी 30% की, 30% ऑफ। मैं वैसे भी ज्यादा महंगी खरीदारी नहीं करता। मान लीजिए कि मुझे एक पेंट खरीदनी है। सेल लगने से पहले इस पेंट की कीमत थी 20 रुपए। वैसे मैं अपनी पेंट के लिए इतना ही खर्च करता हूं। मैं ये खरीदना चाहूंगा क्योंकि ये तो और भी अच्छी बात है, 30% की छूट है। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे 20 रुपए से कितने रुपए कम देने होंगे? परंतु ये बीजगणित नहीं है, ये तो रोजमर्रा की घटना है जो आप जानते हैं। आप गुणा करेंगे 30% को 20 रुपए से, तो आप लिखेंगे डिस्काउंट यानी छूट बराबर है 30% गुणा 20 रुपए से। गुलाबी रंग लेता हूं यहां पर, या आप इसे लिख सकते हैं 0.30 गुणा 20 रुपए। अब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा उत्तर 6 रुपए। तो इसमें तो कुछ नया नहीं है, किंतु यदि इसी को हम व्यापक तौर पर देखें तो ये डिस्काउंट तो है एक पेंट के लिए, परंतु यदि मैं छूट जानना चाहूं इस दुकान की किसी भी अन्य वस्तु पर, तब हम इसे कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कीमत है x, मैं दूसरा रंग लेता हूं, यानी हमने कीमत का संकेत x ले लिया। माना किसी वस्तु की कीमत है x, ये डिस्काउंट से पहले का मूल्य है नॉन डिस्काउंट प्राइस, नॉन डिस्काउंट प्राइस, दुकान की किसी वस्तु की कीमत। तो अब हम इसे ऐसे लिखेंगे कि इस पर छूट बराबर है, या डिस्काउंट है 30% गुणा x, 30% गुणा x, या 30% को आप दशमलव के रूप में लिखें तो 0.30 गुणा x है ना ये रोचक? अब आप मुझे दुकान की किसी भी वस्तु का मूल्य बताएं, मैं उसे x के स्थान पर रख दूंगा और उस मूल्य को मुझे 0.3 से गुणा करना है और इस तरह मुझे डिस्काउंट पता चल जाएगा। तो इस प्रकार हम बहुत धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं बीजगणित के इस्तेमाल को जानना। इसी तरह जब आप इसके सूक्ष्म भेद जानेंगे और गहराई में जाएंगे तब आप बीजगणित को और भी रोचक और उपयोगी पाएंगे। पर अभी बात यहीं खत्म नहीं हुई, हम और भी गहराई तक जा सकते हैं, क्योंकि यह तरीका किसी भी वस्तु पर लागू होता है, सिर्फ 20 रुपए मूल्य की वस्तुओं पर नहीं। अगर कोई वस्तु 10 रुपए की है तब आप उस 10 रुपए मूल्य को x के स्थान पर रखें, फिर यह हो जाएगा 0.30 गुणा 10 और तब छूट होगी 3 रुपए। यदि वस्तु का मूल्य 100 रुपए है तो छूट होगी 30 रुपए। इसे सामान्यकृत यानी जनरलाइज करते हैं, जैसे हमें ज्ञात करना है जब किसी वस्तु पर कुछ परसेंट की सेल लगी है तब आपको कितनी छूट यानी डिस्काउंट मिलेगा। तो यहां पर छूट यानी डिस्काउंट, इससे पहले मैं चरांक की परिभाषा बता दूं। मान लीजिए m बराबर है, यहां p लेते हैं, परसेंट के लिए p लेना ज्यादा ठीक है। p बराबर है परसेंटेज ऑफ या छूट का प्रतिशत। अब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे डिस्काउंट बराबर है p यानी परसेंट छूट। इससे पहले वाले उदाहरण में हमने ये 30% लिया था, परंतु यहां हम कहेंगे ये है p
P है परसेंटेज ऑफ, यानी प्रतिशत की छूट। तो ये है प्रतिशत छूट गुणा वस्तु का मूल्य, वस्तु का डिस्काउंट से पहले वाला मूल्य जो था x। तो डिस्काउंट बराबर हुआ P गुणा x। है ना ये रोचक? अब हमारे पास किसी भी वस्तु x के मूल्य पर कितनी भी प्रतिशत छूट का मान ज्ञात करने का एक सामान्य तरीका है, और हमें इन शब्दों का प्रयोग करने की भी जरूरत नहीं है। हम इसे लिख सकते हैं कि y हमारा डिस्काउंट है। लेट y इक्वल टू डिस्काउंट। फिर जो हमने यहां लिखा है इसे दोबारा इस तरह लिख सकते हैं, डिस्काउंट के स्थान पर y बराबर है परसेंटेज ऑफ गुणा वस्तु पर डिस्काउंट से पूर्व वाला मूल्य गुणा x। और आप इन शब्दों के स्थान पर कोई भी अक्षर प्रयोग कर सकते हैं। आप y के स्थान पर कोई रोमन अक्षर ले लें या फिर कोई चिन्ह प्रयोग कर लें, जिससे भी आपको सुविधा हो, और ध्यान रहे कि यह चिन्ह मूल्य पर छूट को दर्शाता है। अब तो यह और भी रोचक हो गया, क्योंकि इस प्रकार के संबंध जो एक समीकरण है, क्योंकि यहां पर y समान है इस दाएं पक्ष के, इसलिए हम इसे समीकरण कहते हैं। इसे आप दुकान की किसी भी वस्तु पर मिलने वाली कितनी भी प्रतिशत की छूट पर प्रयोग कर सकते हैं। अब आप फिजिक्स यानी भौतिकी में देखें कि फोर्स बराबर होता है मास गुणा एक्सीलरेशन के। यहां अक्षर भले ही बदल गए हैं, परंतु समीकरण का रूप वही है। हम मान सकते हैं y बराबर है फोर्स के, या y बराबर है बल के, और m बराबर है m यानी मास यानी द्रव्यमान बराबर है p के, जो कि मास है यहां। इसे वैसे हम इस तरह कभी परिभाषित तो नहीं करते, परंतु मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह भी वही समीकरण है, वही व्याख्या है जिसका इस्तेमाल दो अलग अलग जगहों पर किया गया है। और हम मान सकते हैं x बराबर है एक्सेलरेशन के। तो इस तरह अब हम फोर्स यानी बल को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जहां हमने y को फोर्स के लिए प्रयोग किया है, जो कि बराबर है मास के, जिसे यहां हम P से व्यक्त कर रहे हैं, जो कि गुणा होगा एक्सेलरेशन से, जिसके लिए हमने प्रयोग किया है अक्षर x। तो ये दोनों समीकरण बिल्कुल समान हैं, बिल्कुल यही तो है। हम इसी समीकरण का प्रयोग अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हैं, वाणिज्य यानी फाइनेंस में भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में, लॉजिक में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं, या किसी भी अन्य जगह जैसे लेखा शास्त्र, अकाउंटिंग। इस एक समीकरण के अनेकों इस्तेमाल हैं, और गणित की सुंदरता यही है, बीजगणित की यही विशेषता है कि आप यहां इस समीकरण को देखें। इस समीकरण को हमने यहां दूसरे ढंग से प्रयोग किया, तो इस कुशलतापूर्वक प्रयोग से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वो ये है कि हम इस समीकरण का इस्तेमाल इन सभी क्षेत्रों में भी कर सकते हैं। यानी गणित की मानवीय परिभाषाएं और मानवीय प्रयोगों का गहराई से अध्ययन किया जाए तो हमें संसार के निर्माण में इसकी भूमिका का पता चलता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, यहां y बराबर है p गुणा x के। तो यदि कोई कहे यहां y है और यहां दाएं पक्ष में है p गुणा x, तो मैं कहूंगा कि आपके पास दोनों पक्षों में समान वस्तु है। अब यदि आप भाग दें किसी एक पक्ष को किसी संख्या से और चाहें कि यह बराबर भी रहें, तो दूसरे पक्ष को भी उसी संख्या से भाग देना होगा। जैसे यहां पर y बराबर है p गुणा x के। अब हमें दोनों पक्षों को बराबर रखना हो और कोई कहे y बटा x क्या होगा, तो क्योंकि y बराबर p गुणा x है तो y भाग x बराबर होगा p गुणा x भाग x के। अब आगे देखिए, यहां है अब p गुणा x बटा x, और जब आप किसी संख्या से गुणा करें और उसी संख्या से भाग भी करें तो आपको वही मूल संख्या ही मिलेगी। यदि हम 5 से गुणा करें यहां और 5 से ही भाग करें तो हमें मिलेगा p, या जो भी p का मान हो। तो यहां हमने इस समीकरण का रूप बदल दिया है, हमें मिल गया y बटा x बराबर p। मैं इस x को हरे रंग का कर देता हूं, y बटा x बराबर p। इस प्रकार हम किसी भी समीकरण में फेरबदल कर सकते हैं। कोई यदि ये कहता है कि ये संसार में बीजगणित रहित क्षेत्र है, तो हम उन्हें यहां इनके प्रयोग के विषय में बता सकते हैं। उन्हें ये कह सकते हैं कि इनके इस्तेमाल असीमित हैं और अनगणित हैं। बहुतों के विषय में तो हमें भी नहीं मालूम, शायद जिन्हें खोजने में हमें हजारों वर्ष लग जाएंगे। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि गैलीलियो ने
ये क्यों कहा था कि गणित ही वास्तव में वो भाषा है जिससे हम ब्रह्मांड का दर्शन शास्त्र समझ सकते हैं। तभी ये भी कहा जाता है कि कभी अगर दूसरे ग्रहों के जीवों और मानव का संपर्क हुआ तो संपर्क सूत्र गणित ही होगा। यही वो माध्यम होगा जिससे सूचनाओं के आदान प्रदान की शुरुआत होगी।